तो चलिए आज के लिए जो है फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूं मैथ्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है सीरीज। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस बता रखा है, तो उन सब क्वेश्चंस का भी जो सोल्यूशन आप जरूर से देख लेना। ठीक है, चलिए तो इसलिए आप जो वीडियोस को कंटिन्यूअसली शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको जो हर एक क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो वीडियोस को करेंगे शुरू, लेकिन इससे पहले अगर आप जो है किसी भी सब्जेक्ट का जो है लिखित रूप से यानी कि पीडीएफ के थ्रू जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के बोर्ड मंत्रा जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, BOARD, देख लो स्पेलिंग गलत मत लिखना, BOARD एंड उसके बाद MANTR है। ठीक है, गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के लिखना बोर्ड मंत्रा, तो यहाँ पे जाकर के आप जो पीडीएफ के थ्रू कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट वगैरह या फिर वहां पे पीडीएफ भी जो है शायद डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जाकर के चेकआउट करना एंड देन वहां पे जाकर के जो है टेस्ट वगैरह रेगुलरली जो है देते रहना। ठीक है, चलो तो करते हैं क्लास को शुरू। सब जो एक बार प्रेजेंट लगा दीजिए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन जो है शो हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसको है, ये जो है अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है ना, तो वो क्या ही ऑप्शन में जो है सही लगाएंगे। अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो बेसिकली 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। 13 जो है ना ये एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 13 का जब आप गुणनखंड करोगे तो बेसिकली दो ही तो निकलेगा, एक तो 1 एंड देन वह संख्या स्वयं यानी कि 13। ठीक है, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड में क्या ही कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यांकों का योग। देखो क्वेश्चन ये काफी इजी है। ठीक है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, काफी इजी सवाल है, अगर फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल चटनी है। ठीक है, उसने कहा है कि द्विघात बहुपद y² 3y एंड देन +2 इसके शून्यांकों का योगफल उसको चाहिए। तो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट इसका शून्यांक निकाल करके उसको जोड़ रहा है ना, तो बड़ा बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, क्योंकि इसके शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है जी, तो b के जगह पे कितना है 3 है, तो यानी कि 3 लगा दीजिए, माइनस ये वाला a के जगह पे कितना है y² के बगल वाला यानी कि 1, तो चेक कर लो -3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सॉरी बी नहीं, 2 का जो है सही जवाब होना चाहिए -3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड में क्या ही कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। देखो सबसे पहली बात जो है आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण, तो अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो रैखिक समीकरण हम लोग बोलते हैं एक घातीय समीकरण को। ठीक है, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax + b = 0। अब मुझे बताओ कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के रूप में x है, तो x का जो पावर है, घातों की संख्या है, वो कितनी है, तो 1 होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। कितनी घात होती है, तो ओनली 1 घात होती है। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। 3 का ए नंबर ऑप्शन जो है राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा जरा ध्यान से। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविध कर कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, जिसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 में विवेचक हम लोग निकालेंगे कैसे। विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो। विवेचक बराबर यानी कि डिस्क्रिमिनांट बराबर डी बराबर क्या होता है, जल्दी से लिख देना कमेंट सेक्शन में सबके सब। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। x² - 15x एंड देन +50 = 0 इसका डिस्क्रिमिनेंट चाहिए यानी d बराबर चाहिए। तो d बराबर होता है b² - 4ac, b के जगह पे -15 का होल स्क्वायर एंड देन -4, a के जगह पे 1 है एंड देन c के जगह पे फटाक से बोल दीजिए तो 50 है। -15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और 50 चौके कितना हो गया 200, घटाने के बाद 25, ये लो आंसर। यानी कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी, देख लो एपी जो बगल में दिया हुआ है का 12वां पद है। देखो 12वां पद उसको चाहिए ना, तो मैं लिख रहा हूं T12, और क्या T12 को मैं a + 11d लिख सकता हूं, बोलो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। T12 को क्या a + 11d में लिख सकता हूं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो a के जगह पे कितना है फटाक से देख करके बताओ। प्रथम पद क्या है 14, 11 एंड देन d कितना है बताना तो जरा जल्दी से। और ये जो एपी आपको दिख रहा है इसमें डी कितना होगा
9 में से 14 घटा दीजिए तो -5 होगा, ठीक है, यानी कि T2 - T1, डी तो सबको निकालने के लिए आता होगा, तो -5, ठीक है जी। ये हो गया 14 और 1 मिनट रुक जाओ, माइनस प्लस हो जाएगा, -11 × 5 = 55, ठीक है जी। 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि -41। चेक करना तो जरा 5 का सही जवाब क्या होगा। ओके, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ही कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB² = BC² + CA², तो कौन सी बराबर क्या होगा। बेसिकली मैं बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूं, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस का विलोम है, ठीक है, कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, सॉरी समकोण नहीं होना चाहिए, किसी एक त्रिभुज में अगर एक भुजा का वर्ग बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है ना, तो जो पहले वाली भुजा होती है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, मैं आपको बना करके भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का एबीसी एक त्रिभुज है, तो एक काम करो, ये मैंने बना दिया त्रिभुज ए और ये हो गया बी एंड देन हो गया ये सी, ठीक है। तो उसने कहा है कि इसमें AB का स्क्वायर जो ये बराबर है BC का स्क्वायर एंड देन प्लस CA का स्क्वायर, यानी ये जो AB आप देख रहे हो ना, तो इसका स्क्वायर AC एंड देन BC के स्क्वायर के योगफल के बराबर है इसका वर्ग, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, पाइथागोरस का विलोम है, ठीक है, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहले वाले भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री का होगा। तो यानी कौन सी कितना होगा, यही वो पूछ भी रहा होगा, चेक कर लो। तो यानी कि कौन सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा ध्यान से। तो 7 में क्या ही कह रहा है कि बाय अक्ष का समीकरण है, ये देखो, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है बाय अक्ष। तो बाय अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। बाय अक्ष का जो समीकरण होगा ना, वो पहले आप इस बात को समझो, बाय अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा ना, तो उसका x = 0 होगा। यहां पे कोई बिंदु रहेगा तो उसका x = कितना रहेगा, 0। लेकिन बाई बराबर कुछ तो होगा, यहां से यहां कुछ तो है। तो बेसिकली बाई अक्ष पर कोई भी पॉइंट जब रहता है ना, तो उसका x = ऑलवेज इक्वल टू 0, बट बाई बराबर कुछ होता है। तो कहने का मतलब इसका समीकरण क्या हो जाएगा कि बाई बराबर तो कुछ होगा बट x = 0 होगा। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, कह रहा है बाई बराबर 0 होगा, x = 0 होगा, तो बेसिकली इसमें x = 0 होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि x इसमें हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 7 का राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल जवाब है, मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन है। 8 में कह रहा है 9 tan² अल्फा, 9 tan² अल्फा माइनस 9 sec² अल्फा, 9 sec² अल्फा, ठीक है। अगर मैं इसमें 9 से कॉमन कर लूं तो हो जाएगा tan² अल्फा माइनस sec² अल्फा, ठीक है। और tan² थीटा माइनस sec² थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो 9 × 1 = 9, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है जी, ये सही है ना। 1 सेकंड रुक जाओ, ये वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक है। 1 + tan² अल्फा बराबर sec² अल्फा, ठीक है। तो sec² माइनस tan², ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैं क्या ही कर रहा हूं कि इसमें माइनस से आप कॉमन कर लो, तो अगर मैं माइनस से कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा sec² अल्फा एंड देन माइनस का tan² अल्फा। अब ये फॉर्मूला सही है, tan² अल्फा माइनस sec² अल्फा बराबर 1 नहीं होता, याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला चेक कर लो, sec² अल्फा माइनस tan² अल्फा बराबर होता है 1, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना, -1 × 1 = -9। चेक कर लिया जाए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 बी ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में क्या ही कह रहा है, 1 सेकंड, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, मैं कमेंट्स जो है देखूंगा आज, ठीक है। ओके, तो आप लोग ये कमेंट्स करते रहिए। काफी ज्यादा दिन से मैं क्लास नहीं देख रहा था कि पता नहीं क्लास किस तरीके का चल रहा है, बट अभी मैं आपके जो है लाइव सेक्शन में मौजूद हूं, आप जो है कमेंट्स करिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, एक वृत्त पर, तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 9, ठीक है। ये सर्कल है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ढेरे स्पर्श वृत्त पर ढेरे सारा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। यानी कि 9 का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक कर लो आनंद, ठीक है। 9 का डी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ही कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है अच्छा सवाल है। कह रहा है दो पासे एक साथ उछाले गए, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। पहली बात ध्यान से सुन लो, जब हम दो पासा को उछालते हैं ना,
तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36। कितना होता है? 36। इस क्वेश्चन को मैं आपको काफी अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो। 36 आउटकम हुआ कैसे? देखो, दो पासा एक साथ फेंको या तो दो पासा बारी बारी से फेंको, एक ही बात है। तो मान करके चलो ये हमारे पास दो पासा है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगा, ठीक है, और खास करके पासा वाला में, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूं। तो इसके लिए अगर हमारे पास दो पासा है तो पासा पे अगर मैंने दो पासा को एक ही साथ फेंक दिया या एक पासा को दो बार, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पहला पासा पे अगर 1 आया है तो दूसरा पे भी 1 आ जाए, पहला पासा पे 1 आया है तो दूसरा पे 2 आ जाए। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस पे 1 ले रहा हूं ना तो इसमें मैं चेंज करता जा रहा हूं, 1,1, 1,2, 1,3 भी हो सकता है। इस तरीके से 1,6 तक मैंने ले लिया है, चेक कर लो। इसमें अगर 1 है तो इसमें जो वेरी कर रहा है, ठीक है, 1,1 है, 1,2 है, 1,3 एंड 1,4, इस तरीके से 1, कहां तक 6। अब कहेगा सर इसमें ले लीजिए ना 1,7, अरे बकलोल कहीं का 1,7 कहां से आएगा, पासा में 7 कहां से रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो अब ये जो 1 है, 1 का तो हो गया कहानी खत्म। अब यहां से मैं लेता हूं 2, ठीक है, तो 2,1 हो सकता है, अगर इस पे 2 है तो इस पे 1 आ सकता है, 2,2, 2,3, इस तरीके से 2,6 मैंने ले लिया है। अगेन 3,1 चलेगा, 3 है तो इस पे 1 आ सकता है, इस तरीके से 3,6 तक मैंने ले लिया। उसके बाद 4,1 रहेगा पहला पे तो 4,6 तक आ सकता हूं, 5,1 रहेगा तो 5,6 तक आ सकता हूं, 6,1 मैंने सेलेक्ट करा है तो 6,6 तक आ सकता हूं, ठीक है। इसमें 6 ठो, इसमें 6 ठो, इसमें 6 ठो, एंड देन इसमें 6 ठो, इसमें 6 ठो, एंड देन इसमें 6 ठो, ठीक है। कितना हो गया? 6 6 12, चेक कर लो, 36 हो गया। तो टोटल आउटकम हो गए आपके पास 36, ठीक है जी। तो बटा में तो आपको हर हाल में 36 लिखना ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, जो घटित घटनाओं की संख्या होती है वो उसको हम ऊपर में लिखते हैं, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी जो टोटल संभावित घटनाओं की संख्या होती है उसको हम नीचे में लिखते हैं। तो टोटल जो संभावित घटनाओं की संख्या है वो 36 हो गया, तो हमने 36 लिखा नीचे में, ठीक है। और अब सुनना जरा ध्यान से, उसने कहा है क्वेश्चन में कि दो पासा को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। अब मुझे बताओ कि दोनों पासा पर एक ही संख्या आ जाए तो इस केसेस में एक बार पॉसिबल है 1,1, इस केसेस में भी ये वाला पॉसिबल है, इसमें भी 3,3 होगा, इसमें भी 4,4 होगा, इसमें 5,5 होगा, और इसमें 6,6 जो कि यहां पे है, ठीक है। तो टोटल दोनों पासा पे एक ही संख्या आ जाए, ये कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, ऊपर में लगा दो 6, 6 छक्के 36, यानी कि 1/6 इज द राइट आंसर। चेक कर लो, यानी कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो लाइव सेक्शन में जो जरूर से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, काफी इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 में क्या कह रहा है कि 5 + 3√2 कैसी संख्या? 5 + 3√2। इन सब क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पा रहा है ना, तो समझो कि पढ़ाई कर लो बाबू, अभी समय है, ठीक है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या ही कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य है? तो बेसिकली बताना तो जरा 12 का क्या जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 71 जो है क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? बढ़ते हैं 13 की तरफ। तो 13 में क्या ही कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी में उसने लिखा कितना है? √25, तो 25 का वर्गमूल करने पे 5 आता है, चेक कर लो। ओके, 14 देखिए, 14 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो बेसिकली इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 11/160 लिखा हुआ है ना। तो देखो, शांत कब होता है कि नीचे के गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इस टाइप का हो तो होता है शांत, अदरवाइज होता है अशांत। इसका आप गुणनखंड करोगे ना तो 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में क्या ही कह रहा है? ये वाला सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है, कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? तो ऑलवेज इक्वल टू 2। क्योंकि देखो, अगर दो सब संख्या, ठीक है, जैसे 2 और 4 मैंने ले लिया है, अब इन दोनों का आपको चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ 2 आएगा। कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लो, जैसे अगर मैंने लिया 6 और 4, यानी 4 और 6, ये दो लगातार सम संख्या है, ठीक है। 4 के बाद 6, 4 के बाद 8 मत ले लेना, क्योंकि 4 के बाद जो अगला सम संख्या है वो 6 ही है, ठीक है। तो इन दोनों का मासा निकालोगे तो आएगा 2। किसी भी दो लगातार सम संख्या का मासा निकाल लो 2 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और उसने कहा है कि इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वन एक काम करो, ये चीज आपको चाहिए ना, इसका एलसीएम ले लो। अल्फा इंटू बीटा ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या ही लिखोगे माइनस बी बटा ये तो फॉर्मूला सबको पता है, और इसके जगह पे सी बटा ए, ठीक है। माइनस बी बटा यहां से लिख लो, बी के जगह पे कितना होगा 1 होगा, ए के जगह पे कितना होगा ये भी 1 होगा, सी बटा ए, तो सी के जगह पे कितना है माइनस का 2 एंड देन ए के जगह पे कितना है 1। ये चीज तो आपको पता चल रहा होगा ना, ए बराबर 1, बी बराबर v1 एंड देन सी बराबर माइनस का 2। अगर ये सब भी नहीं नोट करने के लिए आ रहा है तो काफी दिक्कत है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऊपर में तो -1 हो गया, नीचे में माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया जाए तो 1/2 हो गया, ठीक है जी। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या ही कह रहा है, वन सेकेंड, ओके। तो 17 में क्या ही कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद an प्लस बी है, यानी tn बराबर कितना है जी an प्लस बी है, ओके। तो इसका पदांतर यानी कहने का मतलब d कितना होगा, तो d कैसे निकालते हैं t2 माइनस t1, बट क्या आपके पास t1 और t2 है क्या, नहीं। तो यहां से आप जो t1 निकालिए, तो t1 कितना हो जाएगा, n के जगह पे मैं 1 डालूंगा तो a प्लस बी हो जाएगा, ओके। अगर मैं 2 डालूंगा तो कितना होगा 2a प्लस बी हो जाएगा, n के जगह पे मैं डाल रहा हूं बाबू, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा जी, अब d मुझे चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, d बराबर क्या है t2 माइनस t1, t2 लिख दो, 2a प्लस बी माइनस t1 लिख दो, यानी कि माइनस का a माइनस का b, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल कर लो, 2a में से आ जाएगा तो a, यानी कि d यानी कि पदांतर या फिर सार्वअंतर भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो कितना आएगा चेक कर लो, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ओके 17। तो 17 का जो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 देख लो, काफी इजी सवाल है। 18 में क्या ही कर रहा है कि बिंदु P 6,-5, 6,-5, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि भुज क्या है। काफी इजी सवाल है, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसका भुज बराबर कितना होगा, पहला वाला को बोलते हैं भुज, यानी एक्स वाला को भुज एंड देन बाई वाला को कोटि। तो भुज बराबर कितना है, जल्दी से लिखो 6 है भाई। तो 6 इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या कर रहा है चेक कर लो। 19 में कह रहा है 2,3 किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में, कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो प्लस प्लस, दोनों प्लस है ना, तो प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में, इसमें, ठीक है जी। तो बेसिकली चेक कर लो, 19 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है काफी इजी सवाल है। कह रहा है कि x बराबर a एंड देन y बराबर b, ओके। अगर x जो है a के बराबर है एंड देन y जो है b के बराबर है, समीकरण x माइनस y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2 एंड देन x प्लस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 4, ओके। तो इतना के हल है, तो a और b के मान क्रमशः है। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है a और b का मान, ठीक है। तो a और b का मान कहने का मतलब है कि x और y का मान, ठीक है, क्योंकि x जो है वो a के बराबर है एंड देन y जो है वो b के बराबर है। तो क्यों ना इसको हम सॉल्व कर ले, और जो x बराबर आएगा वो उसको हम a बोलेंगे और जो y बराबर आएगा उसको हम b बोलेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से तो खैर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको जो है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा दोनों को, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस में, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2x एंड इधर कितना हो जाएगा 2 + 4 विच इज 6, ठीक है। सो फाइनली x बराबर कितना 6/2 यानी कि 3। क्लियर है हर एक स्टूडेंट्स को। अब इस x के वैल्यू को आप या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो, तो चलो मैं इसमें रख देता हूं। तो x प्लस y बराबर कितना 4, और x के मैं कितना रखने वाला हूं 3, तो 3 प्लस y बराबर 4। सो फाइनली y बराबर कितना 4 माइनस 3, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में, तो बनेगा कितना 1। तो उसने तो a, b पूछा था ना, मतलब a बराबर और b बराबर। तो a जो है वो x के बराबर है एंड देन b जो है वो y के बराबर है। तो x बराबर हमने निकाला है 3 एंड देन b बराबर यानी y बराबर हमने निकाला है 1। तो a और b कितना हो जाएगा 3,1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 भी जो है काफी सिंपल है। तो कह रहा है समीकरण x² + 2x + 4, x² + 2x एंड देन +4 = 0,
उसने कहा है कि इसके मूलों की प्रकृति है। अब देखो मूल जो इसके होते हैं ना, ये बेसिकली द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की समीक्षा जब भी आपको करने के लिए कहता है तो उसमें हम लोग जो क्या ही निकालते हैं, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम लोग जो क्या निकालते हैं, विविधकर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें जो बेसिकली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, जो कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इससे पहले आप जो है यहाँ पे नोट कर लेना ए बी सी, ठीक है। तो जल्दी से लिख दीजिए सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कि यहां से ए बी सी जो है कितना होगा। तो ए बराबर तो 1 हो गया जी, एंड देन बी बराबर हो गया 2 एंड सी बराबर हो गया 4। ओके, तो आ जाओ बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4, ए के जगह पे कितना 1 एंड देन सी के जगह पे कितना, तो फिर से 4, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 एंड देन 4 चौके 16, और 4 में से 16 घटेगा तो माइनस का 12। अब आप सोचो कि जो डी है ना माइनस 12 में आया, तो क्या मैं इसको कह दूं कि जो डी है वो लेस देन 0 है, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है। तो जब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो मूल कैसा होता है, सारे बच्चे लिख जो कमेंट सेक्शन में। अगर ये चीज आपको नहीं पता है ना तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको बताता हूं, डी ग्रेटर देन अगर 0 होता है ना तो मूल होते हैं वास्तविक, ठीक है। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो उस केसेस में मूल वास्तविक के साथ साथ बराबर भी होते हैं। एंड देन अगर डी लेस देन 0 होता है सॉरी, डी अगर 0 से छोटा होता है तो उस केसेस में मूल हो जाते हैं काल्पनिक, और काल्पनिक को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं अवास्तविक, क्योंकि वास्तविक का तो खैर वास्तविक है ही, बट काल्पनिक को हम लोग अवास्तविक भी बोलते हैं, ठीक है। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक उसने दे रखा है काल्पनिक की जगह पे, तो बेसिकली 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में क्या ही कह रहा है, तो 22 में कह रहा है कि बिंदु 4, -1 एंड देन 2,3 तो सपोज करा जाए कि ये ए वाला बिंदु है एंड देन ये बी बिंदु का नियामक है। तो उसने कहा है कि बिंदु दिस एंड दिस के बीच की जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो इसका डिस्टेंस निकाल लो। तो मान करके चलो इसको मैंने मिला दिया है, तो डिस्टेंस ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड देन y1 माइनस y2 यानी कि -1 -3, क्योंकि ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा एंड देन इसका स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, स्क्वायर अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो रूट लिखना पड़ेगा, ये बातें तो सबको पता होगा। तो 4 में से 2 गया था कितना 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना 4, -1 -3 हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है जी। और 16 4 कितना हो गया 20, और 20 का जब हम लोग वर्गमूल कर रहे होंगे तो आएगा 2√5, ठीक है जी। तो चेक करा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करा जाए। 22 का 2√5, ओके, डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके 1 सेकंड, अलार्म बज रहा है, फोन में भी साथ अलार्म बज रहा है, ठीक है। ओके आइए, ठीक है जी। तो हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 22। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना इतना की दूरी है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही सही नहीं है। कैसे, तो मैं आपको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने कहा बिंदु 4,10, तो सपोज करिए कि ये 4,10 है, 4,10 है, नाम दे देता हूं ए का नियामक है, ठीक है। एंड देन उसके बाद है 2,2, और ये वाला हमारा जो बिंदु बी है। तो उसने कहा कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी है। तो पहली बात तो उसने ये भी लिखा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो नियामक है ना वो 0,2 है। अब आप सोचो कि जब उसने कहा है कि ये जो बिंदु है इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए कि नहीं था, होना चाहिए था। बट जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे और इसका डिस्टेंस निकालोगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे। और पता नहीं ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो 23 नंबर को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। नाउ आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले अभी मैं इसको मिटाऊंगा, और मिटाने के साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट्स में लिखना, जो मैथ्स पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से उनको पता तो होगा ये सब, ठीक है। तो आप सब जो सर हर एक कॉन्फिडेंस मुझे बताएंगे, ठीक है। लाइव चैट में लिख देगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन मैंने करा, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मैं देख रहा हूं कमेंट्स सारे ऑडियंस का, ठीक है। तो लिखिए प्लीज आप कि मूल बिंदु का नियामक जो है कितना होता है। ओके, और एक क्वेश्चन और करूं क्या, क्योंकि समझो कि ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो मैं आपसे भी क्वेश्चन कर सकता हूं ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, उम्मीद है कि सारे बच्चे लिखे होंगे। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है,
ठीक है जी। मैं टोटल वक्र पृष्ठ की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली वन वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या फॉर्मूला है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या ही कह रहा है। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है जी, और इसका निर्देशांक जो है दिया हुआ है, कितना कितना है जी, तो कह रहा है 2,4 है, ए का नियामक 2,4 एंड देन बी का नियामक कितना 0,6 है, सी का नियामक कितना है, तो सी का नियामक दे रखा है 4,-1, और पूछा क्या है वो हम लोगों से, तो पूछा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, सपोज करो केंद्रक को अगर मैं जी नाम दे देता हूं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है और जब उसका केंद्रक का नियामक आपसे पूछे तो आपको क्या करना होता है कि हर एक कोऑर्डिनेट x1, x2 और x3 को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना होता है। उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 का जो है इसका योगफल लेकर के 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 में से जब 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। तो 4 में से 6 को जोड़ देंगे तो 10, और 10 में से -1 को जोड़ रहे होंगे तो बेसिकली घट जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 3 बचेगा। तो 2,3 हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, चेक करा जाए, 24 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या ही कह रहा है, तो 25 में कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 बिंदु 1,2 एंड देन 0,0, ठीक है जी, उसके बाद a, b, ओके। तो बिंदु 1,2, 0,0 एंड देन a, b सॉरी। तो उसने कहा कि ये तीनों के तीनों बिंदु हैं जो वो संरेख है। क्या है संरेख, तो संरेख है, तो इसमें जो कौन सा कंडीशन सही होंगी ये चीज आपको बतानी है। नीचे के जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगी जब ये तीनों बिंदु संरेख है तब। तो बेसिकली जब संरेख होती है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉइंट, 3 पॉइंट संरेख हो तो उससे जो ट्रायंगल बनता है, तो बेसिकली ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि संरेख कहने का मतलब है तीनों एक ही रेखा पे स्थित हो, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है ना, नहीं बनेगा। तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो अगर मैं कहूं कि एरिया ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल है ही नहीं तो एरिया कहां से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग के पास कि जब 3 बिंदुएं संरेख होती है तो उस केसेस में एरिया जो ट्रायंगल का होता है, तो 1/2 एरिया ट्रायंगल एबीसी वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस केसेस में जो एरिया ट्रायंगल एबीसी है, जो निर्देशांक वाला फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं, क्या है देख लो, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, ये तो सबको पता होगा ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, सबको पता होगा, ठीक है। तो इस केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अगर 3 बिंदु संरेख होती हैं तब जो एरिया आएगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। इस फॉर्मूला में रखेंगे, उसके बाद वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2, जब ये 1/2 उधर जाएगा तो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं x1, तो x1 कहने का मतलब है 1, ठीक है जी। बाई 2 कहने का मतलब है 0 एंड देन बाई 3 कहने का मतलब है b, तो क्या मैं 0 माइनस b कर लूं, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना था x2, बट x2 के जगह पे देख लो यहाँ पे 0 है, तो वैसे भी 0 इंटू समथिंग हम कर रहे होंगे तो इसके लिए 0 ही मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं और डायरेक्ट में चल जाता हूं लास्ट वाले पद पे, यानी कि x3 पे। तो x3 मैंने लिखा a, और x3 के बाद क्या होता है बाई 1 माइनस बाई 2, अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी ये बातें पकड़ में आएगी। तो x3 हमने लिखा, उसके बाद हमें लिखना है कितना बाई 1 माइनस बाई 2 यानी कि 2 माइनस 0, ठीक है जी। आइए, और बराबर में कितना लिखना है 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया माइनस का b एंड देन ये कितना हो गया प्लस का 2a एंड देन इक्वल टू 0। सो फाइनली क्या होगा 2a बराबर b, तो 2a बराबर b, और चेक करा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 25 का शायद सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है जी, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 में क्या ही कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में, समान कोणिक कहने का मतलब है कि अगर दो त्रिभुज है तो दोनों का जो कोण होंगे ना वो बराबर होंगे। तो दोनों का अगर जो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुजों को हम लोग बोलते हैं समान कोणिक, यानी समान कोण वाले, ठीक है। तो अगर दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता, तो यह कथन बेसिकली किसने कहा था, तो यह कथन जो कहे थे थेल्स ने, कौन कहे थे थेल्स ने, ठीक है। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 में क्या ही कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा,
90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, सपोज करा जाए कि एबीसी, और अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला यानी कि कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में कह रहा है कि आपके पास कोई त्रिभुज है और इसमें एक भुजा का वर्ग, तो मान करके चलो कि इस भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बाकी के इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी कि AB का स्क्वायर एंड देन प्लस BC का स्क्वायर। इस भुजा AC का वर्ग बाकी के इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बट ये तो नहीं कहा है ना कि इसमें कोई कोण जो है 90, ये नहीं बोला। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब समकोण त्रिभुज होता है तब 90 के सामने वाला का वर्ग बाकी के दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कब? जब 90 होता है तब। लेकिन अगर ये चीज पहले ही वो लिख दे कि किसी भी भुजा का वर्ग बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो बताओ कि उस त्रिभुज का जो कोण होगा क्या वो 90 होगा कि नहीं? कौन सा कोण? तो हमेशा याद रखना कि जिसका वर्ग कह रहा है ना कि बाकी के दोनों के वर्ग के बराबर है, तो उस भुजा के सामने वाला कोण 90 होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली एक बार और मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें AC का वर्ग बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है, तो AC के सामने वाला कोण 90 होगा, यानी कि ये वाला कोण 90 होगा। ठीक है जी। अब आपको ये मत बोल देना कि सर इसमें तो 90 दिख भी नहीं रहा है, वो अलग बात है। बट ये जो थ्योरम है ना, ये मैंने इस तरीके से आपको फिगर बना करके सिखाया है, तो फिगर तो मैं ऐसे भी बना करके आपको चेक करा सकता था। ठीक है जी। तो चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या ही कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये बेसिकली समरूप है। त्रिभुज ABC एंड देन समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है? तो समरूप है। ठीक है जी। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है और उसके बाद क्या है कि BC बराबर 3 है, EF बराबर 4 है, एक काम करते हैं, यहां पे मैं आपको त्रिभुज बना देता हूं। ये रहा आपका त्रिभुज ABC एंड देन ये रहा आपका त्रिभुज DEF। ओके। तो उसने कहा कि BC 3 सेंटीमीटर है, BC 3 है एंड देन EF जो है 4 सेंटीमीटर है। ओके। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड देन उसने इसका जो है क्षेत्रफल पूछा है, DEF का जो है क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है जी। ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम 6 चैप्टर में, यानी कि छठा चैप्टर त्रिभुज में, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपने जो थ्योरम्स पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज का वो एरिया पूछ रहा है, तो देखो पहली बात तो दोनों त्रिभुज जो है क्या है? समरूप है। तो इन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कहने का मतलब है एरिया ट्रायंगल ABC एंड देन डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEF, क्योंकि अनुपात का कहने का मतलब है बट्टा ही, तो किसके बराबर होगा? तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर आप AB ले रहे हो तो इधर से DE ले लेना और BC ले रहे हो तो EF ले लेना। ठीक है। तो बेसिकली लेने का तो खैर वही लेंगे ना जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इधर देखो BC और EF का वैल्यू दिया हुआ है, तो ABC में मैं ले लेता हूं BC, तो BC के वर्ग एंड देन इधर दिया हुआ EF, तो EF के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये बात समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो बेसिकली एरिया ट्रायंगल ABC, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 54। ओके। और DEF का जो है क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए, तो एक काम करता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं एरिया ट्रायंगल DEF। ओके। और इधर आ जाओ BC, तो BC कहने का मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पे कहने का मतलब है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, बस इसका कैलकुलेशन करना। ठीक है। तो जल्दी से आप सब जो इसका कैलकुलेशन करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से। ठीक है। ओके। अभी आप लोग को जो बेहतरीन ढंग से जो प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अब जो है आपका समय कुछ रहा नहीं है। ठीक है। अब जो है एग्जाम में आपका जो काफी कम समय बचे हुए हैं, तो इसलिए आप जो है मेहनत जो है करते रहिए। ठीक है। रुकना नहीं है आप सबको, एकदम हमेशा जो प्रिपरेशन में लगे रहिए। क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा आपको कि अगर आप एक रात नहीं पढ़ते हैं, कहने का मतलब अगर आप कुछ दिन के लिए जैसे बीच में का दिन गायब कर देते हैं, तो आप भले उस दिन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही रहा है ना।
तो आपसे कई गुना स्टूडेंट्स, अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपसे कई गुना स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको मेहनत करते रहना है। ओके, आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया 54 एंड देन यहाँ पे हो गया कितना, एरिया ट्रायंगल DEF, एरिया ट्रायंगल DEF। और यहाँ पे देखिए हो गया 3 का स्क्वायर 9 और नीचे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो 9 छक कितना हो गया, 9 छक 54 हो गया और यहां से कितना हो जाएगा, अच्छा सही है ना कैलकुलेशन। ओके, तो एरिया ट्रायंगल DEF बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 6 कर लो तो 16 25 से 1696 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक करा जाए ऑप्शन 28 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या ही कह रहा है, 29 में कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर कोई वृत्त है, ठीक है जी, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो बेसिकली इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, तो एक भी नहीं, क्योंकि ये देखो, तो ये तो बेसिकली छेदक रेखा हो गया ना, ये स्पर्श रेखा थोड़ी है। तो अगर वृत्त के अंदर बिंदु है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। अच्छा जी, और अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो यहां से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। और इसके बेसिस पे आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है ना, वो समान भी होती है। ये आपने थ्योरम भी पढ़ा होगा, ठीक है। कि 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जब वृत्त के बाहर रहेगा बिंदु तब, लेकिन इसमें तो खैर बोला अंदर है ना, तो अंदर में एक भी नहीं, ठीक है जी, यानी 0 मार देना इसका सही जवाब, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो 30 में क्या ही कह रहा है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा DEF में, एक काम करता हूं मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका त्रिभुज एबीसी एंड देन ये रहा आपका त्रिभुज DEF, ओके। तो उसके बाद कहा है कि AB बटा DE और BC बराबर BC बटा EF है और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये बात कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो AB बटा में DE एंड देन BC बटा में EF, ठीक है जी। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों में ये चीजें हैं कि AB बटा DE BC बटा EF है, और साथ ही साथ उसने कहा है कि दोनों त्रिभुज जो है ना वो समरूप भी है। तो पहली बात, अगर इस चीज को लेकर के आपको समरूपता चाहिए ना, उसने क्योंकि कह रहा है समरूप है, तो देखो AB किधर है, ये रहा AB और DE, ठीक है जी, BC और EF, ये रहा BC और EF। तो आपने अगर समरूपता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि SAS एक समरूपता होता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात तथा उसके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाओं के अनुपात और बीच के कोण के एग्जैक्टली बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS से समरूप होते हैं, ठीक है जी। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला और ये वाला एंड देन ये वाला भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हम यही वाला कोण को हम बराबर करेंगे ना, क्योंकि बीच वाला कोण होना चाहिए, बगल के कोण नहीं होने चाहिए। अगर आप कह दोगे कि सर ये वाला और ये वाला भुजा समानुपाती है ही, तो क्या ये वाला कोण हम भी बराबर कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है जी। तो बेसिकली बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे कब, जब B बराबर E होगा तब, क्योंकि भुजा तो समानुपात उसने दे ही रखा था। तो कोण B बराबर कोण E, कौन सा ऑप्शन में चेक करा जाए? ओके, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में क्या ही कह रहा है, 31 में कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु कहने का मतलब है, और पहली बात उसने बोला है कि समकोण भी, ठीक है। तो समकोण में समद्विबाहु कहने का मतलब है एक कोण 90 और बाकी के 2 भुजा बराबर। ये देखो ABC, ये कोण 90 है और 90 के सामने ये तो हो गया कर्ण, और आपने पढ़ा होगा कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो बड़ी होती है तो ये तो किसी के बराबर होगा नहीं, तो बराबर होगा ये वाला एंड देन ये वाला। अब ये जो ट्रायंगल है ये समकोण भी है और साथ ही साथ समद्विबाहु भी है, क्योंकि 2 भुजा इसके बराबर हो गए हैं, ठीक है जी। लेकिन उसने कहा था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण C समकोण है। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं C और यहां पे लिख देता हूं B, क्योंकि उसने C को 90 बोला है ना, B को थोड़ी बोला था। तो यहां पे मैंने जो करा है C, ओके। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बेसिकली AB क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है जी। बट ये वाला ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इसको मिटाता हूं नीचे के साइड पे, सुनना जरा ध्यान से। अभी फिलहाल AC और BC तो बराबर ही है ना, तो अगर मैं चाहूं यहां से तो AC के जगह पे BC भी लिख सकता हूं और BC के जगह पे भी AC भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से कि कितना बराबर जो वो दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन में AC भी है और BC भी है। तो एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और आराम से चेक कर लेंगे कि किसके बराबर क्या लिखना है,
ठीक है जी। तो एक बार मैं AC के जगह पे BC ले लूंगा और BC के जगह पे उसके बाद AC ले लूंगा, ठीक है। तो देख लो जरा ध्यान से, अगर मैं BC के जगह पे AC रख दूं तो ये रहा AC एंड देन ये हो गया AC, तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर। अब बताओ कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है क्या? 2AC स्क्वायर हाँ बिल्कुल, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चेक करा जाए ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अगर हम जो यहाँ पे AC के जगह पे BC रखते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, आपका जो आंसर नहीं आता, ठीक है। और ऑप्शन में वो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे BC रखूंगा तो BC स्क्वायर एंड देन ये BC स्क्वायर, तो 2BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो खैर ऑप्शन में है ही नहीं, बट ये भी इसके इक्वल होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, बट ऑप्शन में है ही नहीं, तो मारेंगे कहां से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में इसको लगा लो सही, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 में क्या ही कर रहा है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जा सकता है, ठीक है, एकदम अच्छा सवाल है। तो कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी कि एक सर्कल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सर्कल जिसका सेंटर O है, इसके बाह्य बिंदु P है, ठीक है जी। पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB, यानी कि यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और दोनों का नाम रखना है PA एंड देन PB, ठीक है जी। कह रहा है इनके बीच का कोण 80 डिग्री है, इनके बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। कोण POA का मान होगा, POA यानी कहने का मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल उसने पूछा है, ठीक है जी। लेकिन ये वाला आपको चाहिए तो मैं कहता हूं इसको भी आप मिला लो, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो आप इस तरीके का फिगर देख रहे हो ना, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों होते हैं सर्वांगसम। क्या होते हैं? सर्वांगसम। और सर्वांगसम जब होती है तो इसकी संगत भुजा और संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और मतलब हर एक चीज जो है इसमें इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और इसमें बताता हूं कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है और ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या और ये भी स्पर्श रेखा। तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये तो वैसे ही 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है जी। और मैंने अभी आपको कहा कि ये वाला और ये वाला बराबर होता है। तो ये अगर ओवरऑल 80 है तो बराबर कब होंगे? जब दोनों के दोनों 40-40 होंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला। तो अगर ये 40 है और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो 90-40 कितना हो गया? 130 हो गया। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है 50 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी तो हुआ 130 ही, 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, ओके। तो क्वेश्चन नंबर कौन था? 32, ठीक है। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि थेल्स प्रमेय के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो क्या ही कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर, यानी कि एक त्रिभुज है ABC और इसमें AB और AC पर, ये रहा AB और AC। तो AB और AC पर दो बिंदु D और E, यहां पे है D एंड देन यहां पे है E, ठीक है जी। इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है। ये जो आप देख रहे हैं DE, ये BC के क्या है? पैरेलल है, ठीक है जी। AD बटा DB का जो अनुपात है वो 3:1 है। AD 3 है एंड देन DB कितना है? 1 है। और साथ ही साथ AE बराबर दे रखा है 6.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8, ठीक है जी। तो अगर AC बराबर वो पूछ रहा है तो निकालेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो तो बाकी के वो दोनों भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला इसके पैरेलल जब है ही तो ये वाला जो रेखाखंड है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो अनुपात जो है बेसिकली आप यहाँ पे दो तरीके से ले सकते हो, दिस बटे दिस या फिर दिस बटे दिस, ऐसे के लगा सकते हो। या तो अगर मैं कहूं कि इधर हमको AC चाहिए तो AC को तो मैं हर हाल में लूंगा क्योंकि AC मुझको चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से मैं इसको लिखने का ट्राई करता हूं कि थेल्स प्रमेय से मैं ऐसे लिख देता हूं AD और बटा में AB, AD और बटा में AB में लिख देता हूं, ठीक है। ताकि इधर में अगर मैं AB ले रहा हूं तो इधर AC कवर हो जाएगा। और यहां से लिखता हूं क्या? AE और उधर से मैं ले रहा हूं बड़ा वाला AC, ठीक है जी। AD के जगह मैं कितना लिख दूंगा? 3 और AB के जगह कितना? तो AB कहने का मतलब है 3 और 1 जोड़ करके बोल रहा है क्योंकि ये भी तो टोटल है ना। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और AE के जगह पे बोला जाए तो 6.6 हो गया और AC तो हम लोग को निकालना ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तिरछा तिरछी जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3AC बराबर 4 गुने ये 6.6, ठीक है जी। तो 3AC बराबर 4 गुने, एक काम करता हूं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 66 गुने 10, दशमलव मैंने हटा दिया, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा?
4 गुने 6/10 एंड देन इधर भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है जी। तो 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। ठीक है जी, सही है ना? चेक कर लिया जाए एक बार, मुझे तो शायद कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली 66 था। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है जी, तो यहां से बेसिकली मैं फिर से कर देता हूं कैलकुलेशन। ओके, तो 3AC बराबर, ये देख लो AC बराबर मैं लिखता हूं। ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 4 गुने 66/10 एंड देन डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 22 तिया 66 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है जी, तो 22 दूनी 44/5। ठीक है जी, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 44/5, यानी भागा देंगे तो 5 40 और फिर से पॉइंट बैठाना पड़ेगा 5 40, 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा AC। ठीक है जी, चेक करा जाए ऑप्शन। तो 33 का कौन नंबर जो है ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद है। 8, 10, 12 का 10वां पद है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जरा बताना तो जरा, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, कितने स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं सही सही। ठीक है, तो चलिए बताइए तो जरा 34 का सही जवाब क्या होगा? 34 में उसने लिखा है कि समांतर श्रेणी कितना है जी? 8, 10, 12, 8, 10, 12 डॉट डॉट, इसका 10वां पद चाहिए। ठीक है, तो देखो 10वां पद यानी T10। अब मुझे बताओ कि T10 को मैं कितना लिख सकता हूं? ठीक है, तो 10वां पद अगर मुझे चाहिए तो मैं 10वां पद को क्या लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ। 10वां पद को क्या मैं A + 9D लिख सकता हूं क्या? ओके, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस AP में A और D कितना होगा, यानी इस AP का प्रथम पद कितना है एंड देन इसका जो है सार्वंतर वो कितना है। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद है वो है 8 एंड देन सार्वंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो है हमारा 10 में से 8 घट करके आएगा तो 2। ठीक है जी, तो मैं T10 को लिख सकता हूं A + 9D, और A कहने का मतलब है 8 एंड देन 9D कहने का मतलब है 2। 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है जी, तो 18, 8, 26 चेक करा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफी इजी सवाल है ये। 34 का C नंबर ऑप्शन, C नहीं और B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 में क्या कह रहा है? समीकरण x² + 2kx, x² + 2kx + 4 बराबर 0। ठीक है जी, तो इतना का एक मूल 2 है, यानी किसका एक मूल बता रहा है कि 2 जो है इसका मूल है, तो k का वैल्यू होगा। ठीक है जी, देखो इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे सिंपल वाला तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि इतना का एक शून्यक ये है और ये बेसिकली द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो बहुपद में भी जो है आपसे पूछ सकता है कि इस द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक इतना है तो बाकी के दूसरा का शून्यक निकालो, क्योंकि जब समीकरण रहता है तो उसमें हम लोग मूल ही बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, बस इस 2 को इसमें डाल दो और उसके बाद आपका जो k का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि शून्यक बहुपद में रहता था। शून्यक से जब हम आ गए द्विघात समीकरण में तो यहाँ पे शून्यकों को हम लोग बोलने लग गए हैं मूल। ठीक है, तो शून्य कहने का मतलब कि जो बहुपद को शून्य बना दे या फिर द्विघात समीकरण को शून्य बना दे तो उसको बोलते हैं मूल। तो बेसिकली अगर ये इसका शून्य है तो इसमें डालेंगे तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए ना, तो डाल दो इसमें। तो 2 अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 और k तो खैर रहने ही देना, x के जगह पे डालना। ठीक है, ये हो गया प्लस का 4 बराबर कितना? 0। तो ये हो गया 4 और 2 दूनी 4k प्लस का 4 बराबर 0। 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो k बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? B नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है। तो 36 में क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? इसका कौन सा पद जो है शून्य है? तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि इसका nवां पद शून्य है। ठीक है जी, तो Tn बराबर क्या होता है? A + n - 1 × D होता है, और ये बराबर कितना दे रखा है? 0। A बराबर में कितना लिखूंगा? 21 + n - 1 × D, और D के जगह पे कितना? तो 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है जी, बराबर में 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 21 - 3n - 3। ठीक है जी, n नहीं आएगा, प्लस का 3 एंड देन इक्वल टू 0। तो 21 और 3 कितना हो गया? 24, उधर जाएगा तो -24।
ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड देन n बराबर कितना, तो 24/3 यानी कि 8। तो बेसिकली इसका 8वां पद जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है जी। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 नंबर जो काफी इजी सवाल है, ये आपका गुणनखंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 37 देखा जाए, कह रहा है 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x एंड देन माइनस 12 बराबर 0। ओके, इतना का एक मूल निम्न में से कौन है, इसका मूल चाहिए ना, तो कुछ नहीं करो, गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल लो। ठीक है, तो 12 दूनी हो गया 24, और अगर मैं 24 को ब्रेक करना चाहूं और लाना है बीच में 5, ठीक है, तो 8 दिया 24, और 8 में से जो है 5 को अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 2x² प्लस 8x माइनस 5x एंड देन, सही कर रहा हूं, नो माइनस का 3x करते हैं। ठीक है, 8 दिया 24, और 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। 2x से कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 4 बनेगा, एंड देन माइनस 3 से कॉमन कर लीजिए तो x प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, एंड देन इक्वल टू 0। x प्लस 4 से कॉमन करा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से दो आंसर आ जाएंगे, x बराबर -4 एंड देन दूसरा आ जाएगा कितना, 3/2। अब आप चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन में जो उसने दे रखा है। ठीक है, तो 37 का जो कौन सा ऑप्शन दे रखा है चेक करा जाए, तो माइनस का 4 दे रखा है। ठीक है, तो 37 का सी नंबर ऑप्शन सही लगा लीजिए। ठीक है, माइनस का 4 सी नंबर ऑप्शन। अच्छा जी, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, ये भी तो लगता है काफी इजी सवाल है। यदि किसी बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा जो है क्या होगा। देखो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का ये कोई तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण जो है दिया हुआ है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है, यानी कि दोनों शून्यांकों का या फिर दोनों मूलों का जो भी बोलो, तो उसका जो योगफल होता है वो होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करो, इस क्वेश्चन में -b/a लिख दो, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, तो चलो काफी इजी सवाल है, बहुत बच्चे इसका आंसर कर भी रहे होंगे, मुझे पता है। तो चलिए बताइए 38 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में उसने लिखा है x² माइनस 2x प्लस 5, x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है जी, तो इसका उसको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। तो b की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, -2, और a की अगर मैं बात करूं तो x² के बगल वाला यानी कि 1 है, तो ये तो हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए 39 की तरफ, जो कि काफी इजी सवाल है। कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, कौन से हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक ए के बराबर है, काफी इजी सवाल है। तो सेक ए के बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 41 का एक आ जाएगा आंसर, ये तो सबको पता चल रहा होगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो 42 में बढ़ा जाए, 42 में क्या ही कह रहा है, तो 42 में कह रहा है 2 cos² 60 डिग्री, 2 cos² 60 डिग्री। तो 2 cos का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 2 × 1/4, कट करेंगे तो 2 यानी कि 1/2। ठीक है जी, तो चेक कर लो 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 43 नंबर। तो 43 में क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो इन दोनों में एक को आप चेंज करोगे तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के टर्म में बनेगा और वैल्यू हो जाएगा 1। तो 43 का 1 नंबर ऑप्शन यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको पता चल रहा है ना ये वाला, कि अब मैं चेंज करके दिखाऊं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना, और इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 और स्क्वायर तो स्क्वायर भी कर लो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया cos स्क्वायर 90 में से 70 घट गया तो 20 हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से यानी साइन स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 20 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो 43 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 44, तो 44 में क्या ही कह रहा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा, ये तो आपको पता ही होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ये दोनों को दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए तो बस क्वेश्चन नंबर इतना तक की जो करेंगे हम लोग सोल्यूशन 44 तक। ठीक है, तो इससे आगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो चलो
जितने सारे क्वेश्चन अभी मैंने फिलहाल अभी यहाँ पे जो आपको करवाया हूं, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन, इवन यही सब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर को आपने जो काफी ध्यान पूर्वक जो है देखा होगा और समझा भी होगा आप हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगर फिर भी किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको पढ़ने के बाद जो उसका रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।